आज के इस वीडियो में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि एक स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके फोकल लेंथ का डबल होता है। तो इसके लिए देखिए यहां पर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है ये, और यहां पर उसका सेंटर है, उसके सरफेस का जो सेंटर है जिसे पोल कहा जाता है, इस पॉइंट पे वो सिचुएटेड है। ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब सी और पी को मिलाते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जो स्ट्रेट लाइन है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो सी से पी का जो डिस्टेंस होगा वही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। अब देखिए हमें क्या पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इस पे इंसिडेंट करे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेज कहा जाता है कि वो एक पॉइंट से पार होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, जिस पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस, इस मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। बट इन रियलिटी क्या होता है? एक वीडियो में हमने इस पे बात किया था कि फोकस जो है, स्फेरिकल मिरर का फोकस कोई एक डेफिनेट पॉइंट नहीं होता है बल्कि एक फाजी सा रीजन होता है, एक लंबा रीजन में फोकस फैला हुआ रहता है, जिसे कि इसका स्फेरिकल एबरेशन कहा जाता है। कुछ लड़कों को, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डाउट हो रहा है, वो तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब वहां पर वीडियोस में कुछ कहा गया है और ये नीचे कुछ स्पेसिफिकली लिखा गया है तो आप प्लीज उसको सर्च किया कीजिए, ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो स्फेरिकल एबरेशन क्या है आप जरूर से सर्च करें, एक बार देखते हैं, इसका एक बेसिक सेंस देखते हैं क्या एग्जैक्टली है। अगर लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर, मतलब इस मिरर के काफी ऊपर की तरफ अगर इंसिडेंट करे और रिफ्लेक्ट करके वापस आए तो ये इसके एक पॉइंट से पार होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्वियसली पार होना ही है। लेकिन अगर कोई दूसरा लाइट रे रहे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब से पार हो, देन वो प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्शन के बाद जहां से पार करेगा, इन दोनों पॉइंट्स में एक डिफरेंस होगा। वैसे फोकस के डेफिनेशन में आप यही पढ़ते हैं कि सभी एक ही पॉइंट से पार होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक रीजन से, बहुत बड़ा मुझे नहीं कहना चाहिए, एक अच्छा खासा एक रीजन होता है इसका, जिसे कि इसका स्फेरिकल एबरेशन कहा जाता है। ये एक प्रॉब्लम तो है ही स्फेरिकल मिरर्स के साथ, इसीलिए जहां पर बहुत प्रिसीजन की जरूरत होती है, जो इमेज बनाना है, बहुत प्रिसाइज इमेज बनाना है, तो उस तरह के सिचुएशन में स्फेरिकल मिरर यूज नहीं किया जाता। आई वंस अगेन रिपीट कि स्फेरिकल एबरेशन होता है स्फेरिकल मिरर में, जिसके कारण जहां प्रिसीशन की जरूरत होती है वहां पर स्फेरिकल मिरर यूज नहीं किया जाता है, वहां पर पैराबोलिक मिरर यूज किया जाता है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है कि ऐसा अलग अलग पॉइंट से पार होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर वो रे पार होगा वो उतना ज्यादा डेविएटेड होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो उस पॉइंट से उतना ज्यादा दूर से पार होगा। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बहुत दूर से एक पैरेलल लाइन पार, एक पैरेलल लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे अगर इंसिडेंट करे और फिर रिफ्लेक्ट करे, और लेट अस से वो जिस पॉइंट से पार हो रहा है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x, प्रिंसिपल एक्सिस को पार कर रहा है जिस जगह से उसे हमने x नाम दे दिया। अब यहां से हम कुछ प्रॉपर्टीज, ये जो cx है और x और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से यहां पर जहां इंसिडेंट कर रहा है ये, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट m। ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट m है। तो cx और xm के बीच क्या रिलेशन है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद आगे कुछ करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर अगर मैं c और पॉइंट m को मिला देता हूं तो चूंकि c इसका सेंटर है इस स्फेरिकल स्फीयर का, जिस स्फीयर का पार्ट है ये स्फेरिकल मिरर है, चूंकि इसका सेंटर है तो cm जो है ये इसका रेडियस हो जाएगा इस स्फीयर का, और रेडियस जो है इस जगह पे, इस रीजन पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दैट मीन इस m पॉइंट में ये जो c से m तक हमने लाइन ड्रॉ किया है वो इसका नॉर्मल का काम करेगा। यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर cm जो है नॉर्मल का काम करेगा। हेंस
हेंस हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नॉर्मली आर से हम डिनोट करते हैं, पर यहां पर चूंकि आई और आर बराबर होगा, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसे भी आई नाम दे देते हैं। वेल, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से आप ये देखिए, ये जो लाइन है ये और प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों तो पैरेलल है, और ये एम एक्स जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। मतलब ये एंगल, ये टोटल एंगल 2i जो है, ये इस एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल भी हो गया 2i। अब यहां से लेके आप अगर इस पूरे एंगल को देखें तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। हेंस ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री माइनस 2i। अब एक ट्राइंगल का 3 इंटरनल एंगल्स का सम जो है ये 180 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल जो i है प्लस 180 डिग्री माइनस 2i, इन तीनों का समेशन जो है ये 180 डिग्री होगा। तो हम यहां से सिंपल कैलकुलेशन से ये कह सकते हैं ये एंगल भी i होगा। अब एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह का है। एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो इसका मतलब इन दो एंगल्स का जो ऑपोजिट साइड है, इसका ऑपोजिट साइड ये और इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ बराबर होगा। अब एक दूसरे के साथ बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ CX इज इक्वल टू XM। CX इज इक्वल टू XM। अब आप यहां से गौर करें, अगर मैं x को सेंटर बनाता हूं और एक सर्कल बनाने का कोशिश करता हूं, एक सर्कल बनाने का यहां पर कोशिश करता हूं, आर्क बनाऊंगा मैं, और XM को मैं रेडियस बनाऊंगा, XM को मैं रेडियस बनाऊंगा और एक आर्क बनाने का कोशिश करूंगा, तो वो आर्क कुछ इस तरह का होगा। अगर मैं C से कोशिश करता, अगर मैं C से M तक रेडियस बनाते हुए अगर मैं इस तरह से आर्क बनाता तो ये P से पार होता, डेफिनेटली पार होना ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस बार हम X को सेंटर बनाते हुए हम आर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट से, दैट मीन XM को रेडियस बना के हमने इस तरह का आर्क बनाया। डेफिनेटली वो P से पार नहीं होगा, P के काफी दूर से पार होगा। देखिए यहां पर ये सर्कल है, ये सेंटर है और यहां पर P है मान ले। अगर मैं यहां से इस तरह से आर्क बनाऊं तो ये P से पार होगा, लेकिन अगर मैं एक किसी और पॉइंट से, लेट से यहां से इसे रेडियस बनाते हुए अगर मैं आर्क ड्रॉ करूंगा तो वो डेफिनेटली P से पार नहीं होगा, P से दूर से पार होगा, P से काफी दूर से पार होगा। तो यहां पर देखिए इस लेंथ को आप याद रखें, ये वाला लेंथ इस केस में काफी ज्यादा होगा ये वाला लेंथ। लेकिन अगर ये वाला जो लाइट रे है ये काफी क्लोज इंसिडेंट करे, पोल के काफी क्लोज इंसिडेंट करे, तो उस समय क्या होगा? लेट अस से ये x डैश से पार हो रहा है अभी, तो फिर अब देखे ये CX डैश जो है, प्रीवियस लॉजिक से हम कह सकते हैं CX डैश जो है ये इंसिडेंट किया जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M। तो CX डैश जो है दैट इज इक्वल टू X डैश M। इसमें तो कोई डाउट नहीं, इससे पहले हमने इसे प्रूव कर लिया है। CX डैश इज इक्वल टू X डैश M। आप इस बार भी वही कर सकते हैं, C से M को मिलाइए, आपको यहां पर I एंगल मिलेगा, यहां भी I एंगल मिलेगा, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा। अब मजेदार बात देखिए यहां पर, चूंकि ये M पॉइंट और P पॉइंट काफी क्लोज है, बहुत बहुत क्लोज है, तो फिर यहां पर अगर मैं X डैश को सेंटर बनाते हुए अब M पॉइंट तक मिलाते हुए, X डैश M को रेडियस बनाते हुए अगर मैं आर्क बनाऊंगा इस तरह से आर्क बनाऊंगा, तो ये जो P है इस P के काफी करीब से ये पार होगा, P के काफी करीब से पार होगा, क्योंकि ये M पॉइंट और P पॉइंट बहुत क्लोज है, बहुत बहुत क्लोज है। ये लाइट रे जितना करीब प्रिंसिपल एक्सिस के जितना करीब से इंसिडेंट करेगा, उतना ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला पोल और ये जो आर्क मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। अब डिस्टेंस जब बहुत कम है इस केस में, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज नियरली इक्वल टू X डैश M इज नियरली इक्वल टू X डैश P। तो यहां पर जितना करीब होगा ये लाइट रे इंसिडेंट जो कर रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जितना करीब होगा, जितना ज्यादा करीब होते जाएगा, इसे और करीब से पार करे,
तो ये जो है ये और बराबर हो जाएगा, ये एक्स डैश एम एक्स डैश पी के और क्लोज हो जाएगा, ये इक्वालिटी के और करीब पहुंचेगा। तो फिर आप यहां से देखें, अगर ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हुआ, जितना हम छोटा करेंगे अपार्चर को उतना ये दोनों का इक्वालिटी वैलिड होते जाएगा, ये दोनों उतना करीब पहुंचते जाएगा इक्वालिटी के। तो उस केस में देखें, जब अपार्चर बहुत छोटा हो रहा है, हम इन दोनों को बराबर मान सकते हैं बहुत छोटे अपार्चर के लिए। अब ये दोनों जैसे ही बराबर हो गया तो हम ये कह सकते हैं सी एक्स डैश, यहां से सी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश पी। अब वैसे आप जब पढ़ेंगे तो आप ये भी पढ़ेंगे मिरर के बारे में कि सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना चाहिए। हेंस अगर आपको एक्स डैश पी लिखना है तो बेहतर होता है कि पी एक्स डैश लिखे। चलिए, इस वीडियो में इस टॉपिक में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश पी, मतलब क्या हुआ? मतलब यही बना कि ये एक्स डैश जो है सी पी के बीचों बीच पड़ रहा है, सी है ये और ये पी है, इन दोनों के ठीक बीचों बीच ये एक्स डैश पड़ रहा है। दैट्स वाई सी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश पी। तभी हो सकता है जब एक्स डैश ठीक बीचों बीच पड़े। अब यही एक्स डैश, इसी को तो प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, इसी को हम नाम दे देते हैं प्रिंसिपल फोकस। और P से एक्स डैश तक का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। तो फिर बहुत स्मॉल अपार्चर के लिए, फॉर वेरी स्मॉल अपार्चर, बड़े अपार्चर होगा तो हमने देखा क्या होगा, क्या प्रॉब्लम अराइज करेगा। तो बहुत छोटे अपार्चर के लिए ये वैलिड होगा। तो बहुत छोटे अपार्चर के लिए आप देखें, ये जो एक्स डैश है ये सी और पी के बीचों बीच पड़ रहा है, और सी पी का जो डिस्टेंस है, सी पी जो लेंथ है, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो फिर पी एक्स डैश जो है, या अभी हम इसे पी एफ कह सकते हैं। पी एफ जो है, चूंकि एफ इसके सेंटर में पड़ रहा, बीचों बीच पड़ रहा, सो दैट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2, और पी एफ बाई डेफिनेशन दैट पी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो यहां से इस रिलेशन से आगे बढ़ के आप ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।